माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 3A का पार्ट 2 और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा है प्रश्न में कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है ना, ग्राफ खींचना है। तो पिछली वीडियो में हम आपको 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ खींचना बता चुके हैं। तो आइए हम यहाँ पर समीकरण बना दे रहे हैं। समीकरण हम बना देंगे। हम आशा करते हैं कि ग्राफ आप आसानी से अपने से खींच सकते हैं। यदि पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं जिसमें हम ग्राफ खींचना बताए हैं, यदि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो आप जाके अवश्य देख लें। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, तो हम मान लेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये। ठीक है, y रुपये है। प्रथम शर्त में देखिए, प्रथम शर्त में कहा है प्रथम शर्तानुसार। देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा है। प्रथम शर्त में कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। बताइए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा 5 पेंसिल का मूल्य। ठीक है। एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। और कुल कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे दोनों को, 5x + 7y। और यही बराबर दिया हुआ है 50 रुपीज़ के, कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। ठीक है ना, तो ये बराबर हो जाएगा 50 रुपये के, 50 रुपये। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब आइए सेकंड को देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी जो कंडीशन दी गई है प्रश्न की, उसमें क्या कहा है? दूसरी कंडीशन में देखिए, द्वितीय कंडीशन में कहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी ना। 7 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 7x रुपीज। और 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। 5 कलमों का मूल्य हो जाएगा 5y रुपये। और कुल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लेंगे और यही बराबर दिया हुआ है 46 रुपीज के, 46 रुपीज। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब बच्चों ग्राफ खींचना है दोनों समीकरणों का। तो ग्राफ खींचना हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप ग्राफ अपने से खींच सकते हैं। तरीका क्या है? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही समीकरणों के लिए एक हम छोटी सी सारणी बनाते हैं। दोनों ही समीकरणों के लिए अलग अलग सारणी बनाते हैं। उस सारणी में x के भिन्न भिन्न मान अपने से ले लेते हैं। 3, 4
जितने चाहें उतने मान ले सकते हैं और संगत y का मान हम निकाल लेते हैं। अब x का मान और उसके संगत y का मान लेकर के भिन्न भिन्न बिंदु बना लेते हैं और उन बिंदुओं को ग्राफ में दिखा देते हैं, स्केल से मिला देते हैं। तो दोनों ही समीकरणों के लिए हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे समीकरण नंबर 1 है तो समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे x के पदों में। y बराबर अगर निकालें तो क्या मिलेगा, 7y बराबर क्या मिलेगा हमें, 50 माइनस 5x मिलेगा ना। 7y बराबर समीकरण नंबर 1 से 7y बराबर 50 माइनस 5x मिलेगा। इसलिए यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x अपान हो जाएगा 7। तो ये देखिए y का मान आ गया x के पदों में। अब क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटी सी सारणी बना लेंगे जिसमें x के भिन्न भिन्न मान अपने से ले लेंगे, x के मान अपने से ले लेंगे और उसके संगत y का मान यहाँ से निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपान 7, ठीक है ना। तो x के भिन्न भिन्न मान इसमें ले लेंगे, x के भिन्न भिन्न मान अपने से ले लेंगे। जैसे 0 ले सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 या 3, 4, 5, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं। x के मान अपने से ले लेंगे और संगत यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक x का मान और इसके संगत y का मान लेकर के एक बिंदु बना लेंगे। x का मान संगत y का मान लेके दूसरा बिंदु बनेगा, x का मान संगत y का मान लेके तीसरा बिंदु बनेगा। इसी तरह और एक आध मान लिए हैं और मान ले सकते हैं तो चौथा बिंदु बन जाएगा। तो 3 या 4 मान ले लेंगे, भिन्न भिन्न बिंदु बन जाएंगे। इन बिंदुओं को ग्राफ में दिखा देंगे, ग्राफ में दिखाने के बाद उनको स्केल से मिला लेंगे, सीधा मिला देंगे, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों सरल रेखाएं आपने खींच दिया, ग्राफ आपने खींच दिया। एक सरल रेखा ऐसे मिल गई और एक सरल रेखा ऐसे मिल गई, ठीक है ना। ये तो हमारे x अक्ष और y अक्ष होंगे। एक समीकरण की सरल रेखा ये है, दूसरे समीकरण की सरल रेखा ये है। दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, जिस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वही दोनों समीकरणों का अभिष्ट हल होगा। अब इसका निर्देशांक आप कैसे ज्ञात करेंगे तो ये हम बता दे रहे हैं आपको। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ से लंब डाल दीजिए x अक्ष पर। अब ये लंब देख लीजिए कि x अक्ष के किस संख्या से मिल रहा है। x अक्ष पर कहाँ मिल रहा है, मान लीजिए अगर x अक्ष पर ये 2 से मिल रहा है, अगर x अक्ष पर 2 से मिल रहा है तो इस बिंदु का भुज हो जाएगा 2, भुज 2 मात्रक हो जाएगा इसका। और कोटि के लिए यहाँ से y अक्ष पर लंब डाल देंगे, y अक्ष पर लंब डाल लेंगे। अब ये लंब देख लेंगे कि y अक्ष के किस संख्या से मिल रहा है। मान लीजिए यदि यह 5 से मिल रहा है तो इस बिंदु की कोटि हो जाएगी 5, यानी इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2, 5। तो जो 2 होगा वो x का मान होगा और जो 5 होगा वो y का मान होगा। तो x को क्या माने थे हम, एक पेंसिल का मूल्य माने थे, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। y को क्या माने थे, एक कलम का मूल्य है y, तो ये एक कलम का मूल्य हो जाएगा। अगर ऐसे काटते हैं तो ठीक है ना, तो हम आशा करते हैं कि आप इन दोनों ही समीकरणों का ग्राफ खींच सकते हैं और दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कर लेंगे और जो भुज होगा वो एक पेंसिल की कीमत होगी, जो कोटि होगा वो एक कलम की कीमत होगी। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब आइए देखते हैं सेकंड पार्ट को। प्रश्न नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरा खंड देखते हैं क्या है। दूसरा खंड प्रश्न नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का
सेकेंड पार्ट देखिए, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्या लिखा है सेकेंड पार्ट में? लिखा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहेली प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताना क्या है? तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग बताना है। ठीक है, मान ले रहे हैं हम लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब ये देखिए प्रथम शर्त में क्या कहा है? 10 विद्यार्थी भाग लिए हैं, यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला करके 10 है। तो बस प्रथम शर्त अनुसार ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। प्रथम शर्तानुसार ये पहला समीकरण हमारा बन जाएगा x + y = 10, क्योंकि पहले ही लाइन में कह दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थी यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर के 10 है। x + y = 10। ये हमारा पहला समीकरण बन गया पहला समीकरण। ठीक है। अब आइए द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। दूसरी शर्त में ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। ये देखिए, ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है और हमें समीकरण बनाना है। बीच में बराबर का चिन्ह लगाना होगा। तो दोनों बराबर कैसे होंगे? ये 4 ज़्यादा है तो या तो इसमें से 4 घटा दें, या फिर इसमें 4 जोड़ दें। तो अगर इसमें से 4 माइनस कर दे रहे हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लड़कियों की संख्या में से 4 माइनस कर देंगे तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा, या x - y = -4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब ये देखिए दूसरा समीकरण हमारा बन गया। अब यदि आप इन समीकरणों को विलोपन विधि से अगर हल करना चाहें तो आराम से हो जाएंगे। दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो y वाले पद कट जाएंगे और 2x = इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 2x = 6 आ जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अर्थात लड़कों की संख्या 3 आ जाएगी। आज जब लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। 3 और 7 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। लेकिन अब चूंकि अब पढ़ रहे हैं आप ग्राफ पढ़ रहे हैं तो ग्राफी विधि से आपको हल करना होगा, यानी समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचेंगे, समीकरण 2 के लिए भी ग्राफ खींचेंगे। तो बच्चों ग्राफ खींचना तो आप जानते ही हैं, हम पहली वीडियो में बता चुके हैं आपको। तो पहली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लें ताकि आप ग्राफ खींच सकें। अगर पहले समीकरण के लिए खींचना है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से y का मान निकाल लेंगे x के पदों में, y का मान x के पदों में निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 - x मिलेगा। अब इसके लिए एक छोटी सी सारणी बना लेंगे। अब इसमें x के अपने से मान ले लेंगे, भिन्न मान ले लेंगे x के। असंगत y का मान यहाँ से निकाल लेंगे। y = 10 - x, y = 10 - x से y का मान निकाल लेंगे 10 - x। ठीक है। तो x के भिन्न मान अपने से कुछ भी आप ले सकते हैं, 2, 3, 4 मान ले सकते हैं। अगर मान लीजिए x की वैल्यू अगर 0 ले लें, x का मान 0 ले लें तो y का मान आपको क्या मिलेगा? y का मान 10 मिल जाएगा। ठीक है। अगर x का मान 2 ले लें तो y आपको 8 मिल जाएगा। x का मान अगर -2 ले लें, ठीक है, तो y आपको कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा।
y आपको 12 मिल जाएगा। यहाँ रख देंगे -2 रखेंगे आप, तो 10 माइनस 2 अर्थात हाँ ठीक है प्लस हो जाएगा ना, तो 12 मिलेगा आपको। ठीक, y का मान 12 मिल जाएगा। अब एक x और एक y का मान 0, 10 लेकर के भिन्न भिन्न बिंदु बना लेंगे। एक बिंदु हमारा बन जाएगा, मान लीजिए बिंदु A है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु मान लीजिए B है, तो ये बनेगा हमारा 2 और 8। तीसरा बिंदु अगर C है तो बनेगा हमारा -2 और 12। ठीक है ना। अब इन बिंदुओं को ग्राफ में दिखा देंगे। ग्राफ में दिखाने के बाद स्केल से मिला देंगे, एक सरल रेखा मिल जाएगी। यही काम दूसरे समीकरण के लिए भी करना होगा। दूसरे समीकरण से भी y का मान x के पदों में निकाल लेंगे। एक छोटी सी सारणी बना लेंगे। सारणी में x का भिन्न भिन्न मान अपने से ले लेंगे, संगत y का मान निकाल लेंगे। x का मान और y का मान लेकर के भिन्न भिन्न बिंदु बना लेंगे। उन बिंदुओं को ग्राफ में दिखा देंगे और स्केल से मिला देंगे, एक दूसरी सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं अवश्य प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है ना। दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं जरूर काटेंगी। और हम यह भी बता दें कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रथम चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करेंगी। प्रथम चतुर्थांश में प्रतिच्छेद करेंगी। और जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, उस बिंदु का आप निकालेंगे निर्देशांक। उस बिंदु का निर्देशांक आपको निकालेंगे तो उस बिंदु का भुज मिलेगा 3 और कोटि मिलेगा 7। भुज आपको 3 मिलेगा, कोटि 7 मिलेगी। तो भुज जो होगा वो x का मान होगा, कोटि जो होगा वो y का मान होगा। अर्थात लड़कों की संख्या 3 आ जाएगी और लड़कियों की संख्या 7 आ जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न भी आप आराम से इसके आगे आप आराम से कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 जरा देखा जाए। सवाल में लिखा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इनकी तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो बच्चों पिछली वीडियो में यह भी हम आपको बताए हैं, प्रश्नावली 3A के सवाल जो बताए हैं पिछली वीडियो में, उसके पहले वाली वीडियो में हम आपको ये भी बता चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दोनों समीकरणों के लिए जो ग्राफ, जो 2 सरल रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो कब एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कब एक दूसरे के समांतर होती हैं और कब एक दूसरे के समपाती होती हैं, ये हम पीछे की वीडियो में बता चुके हैं। एक बार पुनः हम चर्चा कर दे रहे हैं। 2 समीकरण यदि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हों, तब यहाँ A1/A2 यदि A1/A2 नहीं बराबर B1/B2 के, तो ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म यानी दिए गए दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है और दोनों समीकरणों के जो आलेख होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यदि ऐसा है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो रेखाएं क्या करेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यदि ऐसा मिलता है, यदि ऐसा मिलेगा सवाल में हमारे, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। ये हम
पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, पीछे की वीडियो में। आइए नंबर 2 देखते हैं। यदि ऐसा हो, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ये दोनों अनुपात तो बराबर हों, लेकिन c1 बटा c2 वाला जो अनुपात हो इनके बराबर नहीं हो। a1 बटा a2 b1 बटा b2 आपस में बराबर हों, लेकिन c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो रेखाएं क्या होती हैं? दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है ना, समांतर होती हैं। और यदि ऐसा है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, यदि तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हों, तीनों अनुपात यदि बराबर हों, तो ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण निकाय का, दिए गए समीकरण युग्म का अनेक हल होता है, अनेक हल होते हैं। और इनके आलेख यानी इनको प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक दूसरे के समपाती होती हैं। क्या होती हैं? समपाती। रेखाएं समपाती होती हैं, ठीक है। तो यदि a1 बटा a2 नहीं बराबर b1 बटा b2, तब दोनों रेखाएं यानी दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर c1 बटा c2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। तो इनके आधार पर हमें बताना है प्रश्न नंबर 5 में कि कौन सा जो खंड है, जिस पहले खंड में या दूसरे खंड में, तीसरे खंड में, 2-3 खंड इसके दिए हुए हैं, तो किस खंड में दिए गए समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, किस में समांतर होंगी और किस में समपाती होंगी, ये हमें बताना है 5वां प्रश्न में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला खंड इसका दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 का पहला खंड, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, आइए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ये जो हमारा पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1, इससे अगर तुलना कर देंगे इसकी, तो a1 बराबर क्या मिलेगा हमें? तो पहले हम ये सारी चीज़ों को लिख लेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, इनको लिख लेंगे। यहाँ a1 हमारा कितना है? 5 है, ठीक है। b1 कितना है हमारा? b1 माइनस 4 है। c1 कितना है? c1 8 है, ठीक। a2 कितना है? दूसरे समीकरण में आइए अब, a2 7 है। b2 कितना है? b2 हमारा है 6 और c2 कितना है हमारा? c2 है -9, ठीक है। अब तीनों समीकरणों को हम तीनों अनुपातों को हम निकालेंगे। आइए पहले a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2 निकालिए, a1 बटा a2 का मतलब 5/7, ठीक है ना, 5/7। b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2 निकालीजिए। b1 कितना है? -4 है और b2 कितना है? 6 है, -4/6, ठीक है। इसको छोटा कर लेंगे काट के, तो ये होगा -2/3। अब यहाँ देखिए यही दोनों अनुपात हम देखें तो आपस में बराबर नहीं है, अर्थात पहली स्थिति बन रही है, ठीक है ना। अब तीसरे अनुपात को निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहली स्थिति हमारी बन रही है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। लिख देंगे इसलिए रेखाएं क्या करेंगी? रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये हमारा आंसर होगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 5 का पहला खंड। अब आइए चलते हैं आगे, दूसरे खंड को देखते हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 5 का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 9x + 3y लिखा है, 9x + 3y लिखा है, अब +12 = 0, +12 = 0 लिखा है। ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन है 18x + 6y अब +24, +6y है +24 है बराबर 0 है। तो आइए पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब लिख लिया जाए। तो बताइए यहाँ a1 हमारा कितना है, यहाँ a1 कौन है, ये a1 होता है ना पहले समीकरण में x का गुणांक, b1 पहले समीकरण में y का गुणांक, c1 पहले समीकरण का जो अचर पद होता है। तो a1 हमारा कितना है, 9 है। अच्छा a2 भी लिख रहे हैं, a2 कितना है, a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक 18 है। b1 कितना है, पहले समीकरण में y का गुणांक 3, b2 कितना है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक, c1 कितना है, पहले समीकरण में अचर पद, c2 कितना है, दूसरे समीकरण का अचर पद। अब आइए तीनों अनुपात निकालते हैं। तो a1 बटा a2 कितना मिलेगा, 9/18 = 1/2 हो जाएगा। b1 बटा b2 निकाल लीजिए, b1 बटा b1 3 है, अपन b2 6 है, b1 बटा b2 बराबर 3/6 = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और c1 बटा c2 कितना होगा, c1 बटा c2 12/24 बराबर ये भी आ गया 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं, लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और जब तीनों अनुपात बराबर हैं तो दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समपाती होंगी। लिख देंगे इसलिए रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समपाती होंगी। इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समपाती। ठीक है, समपाती होंगी। समपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, तो रेखाएं समपाती होंगी, ये हमारा आंसर होगा, समपाती हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब आइए देखते हैं थर्ड को ही भी देख ले रहे हैं, थर्ड को भी देख लिया जाए, पांचवा का थर्ड पार्ट। देखिए प्रश्न नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है। तीसरा लिखा है 6x - 3y + 10 = 0। 6x लिखा है, -3y लिखा है, +10 लिखा है = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, और सेकेंड दिया हुआ है 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। ठीक है ना, ये सेकेंड समीकरण दिया हुआ है हमारा। 6 3 + 10 है और ये 2x - y + 9 = 0 है। चलिए लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए a1 क्या है हमारा, a1 बराबर 6 है, a2 कितना है, 2 है, b1 कितना है, b1 -3 है, और b2 कितना है, b2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b2 हमारा -1 है, c1 कितना है, 10 है, c2 कितना है, 9 है। अब निकाल लीजिए तीनों अनुपात, a1 बटा a2, a1 बटा a2 6/2, 6/2 का मतलब ये आ जाएगा हमारा, 2 से काट देंगे 6 को, 2 तियां 6, 3/1 आ जाएगा। ठीक है ना, 3/1। b1 बटा b2 कितना आ जाएगा, b1 बटा b2, b1 कितना है, -3 है, और b2 कितना है, -1 है। ठीक है ना, b1 बटा b2, -3 बटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3/2
1 आ गया। C1 बटा C2 कितना है, C1 बटा C2 निकाल लीजिए। C1 है 10, ठीक है, और C2 है 9, 10 बटा 9, ये 10 बटा 9 आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों अनुपात तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ, चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नहीं बराबर C1 बटा C2, ठीक है ना। A1 बटा A2 B1 बटा B2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है, इसलिए दोनों रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, मतलब कि कोई हल नहीं होगा, अर्थात समांतर होंगी। तो लिख देंगे इसलिए रेखाएं क्या होंगी, दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समांतर, ठीक है ना, हाँ समांतर होंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 5, हम आशा करते हैं कि अवश्य समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, कौन से असंगत हैं, ये बताना है, संगत और असंगत बताना है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, असंगत होंगे तो हल नहीं करेंगे, छोड़ देना है, हल होंगे ही नहीं, हल करेंगे क्या, और संगत होंगे तो उनको हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ खींच करके हल करना है। तो ग्राफ खींचना तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब आइए संगत और असंगत। तो संगत और असंगत की भी चर्चा हम पहले कर दें, इसके बाद आप खुद आराम से कर सकते हैं। देखिए, दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। यदि ऐसा मिलता है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम अभी आपको चर्चा किए हैं कि दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है यानी एक हल होता है, और रेखाएं दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यदि ऐसा होगा तो वह समीकरण निकाय संगत माना जाता है, संगत माना जाता है, ठीक है ना, संगत माना जाता है। और यदि ऐसा होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नहीं बराबर c1 बटा c2, तो अभी बताए हैं आपको कि यदि ऐसा होगा तो दोनों रेखाएं यानी दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर होंगी, और ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। आज जब कोई हल नहीं होता है तो उसी समीकरण निकाय को असंगत कहा जाता है, असंगत, ठीक है ना। और यदि ऐसा होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो भी इस स्थिति में हम आपको अभी बताए हैं कि जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के संपाती होंगी और समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी समीकरण निकाय जो है वो संगत माना जाता है। तो इन दो स्थितियों में संगत होता है, और एक स्थिति ये है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर c1 बटा c2 के, तब समीकरण निकाय जो होता है वो असंगत होता है, ठीक है ना। तो अगर संगत होंगे, समीकरण निकाय संगत है तो ग्राफी विधि से हल भी करना है हमें, और असंगत है तो तब तो कोई बात नहीं। तो आइए चेक करते हैं प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि संगत है या असंगत है। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को इधर ला दीजिए तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड देखिए लिखा है 2x प्लस 2y बराबर 10,
2x लिखा है प्लस 2y लिखा है अब बराबर 10 लिखा है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आइए यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लिया जाए। पहले देखिए यहाँ a1 कितना है हमारा, a1 पहले समीकरण में देखिए x का गुणांक a1 कितना है 1 है, b1 कितना है ये भी 1 है, c1 कितना है -5 है। दूसरे समीकरण में देखिए a2 कितना है हमारा, a2 2 है, अब b2 कितना है, b2 भी 2 है, c2 कितना है, c2 -10 है। अब तीनों अनुपात निकाल लिए जाएं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 निकाल लिए जाएं तीनों अनुपात। a1 बटा a2 कितना मिल जाएगा हमारा, a1 बटा a2 का मतलब 1/2, a1 1 है a2 2 है। b1 बटा b2 निकाल लीजिए, b1 बटा b2, b1 1 है और b2 2 है तो ये भी 1/2 आया। c1 बटा c2 निकालिए जा, c1 बटा c2, c1 -5 है और c2 -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये भी आ गया 1/2। अर्थात देख रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, अर्थात तीनों ही अनुपात बराबर हैं, तो इसलिए दिया गया समीकरण निकाय क्या है, संगत है, लिख देंगे। इसलिए दिया गया समीकरण निकाय संगत है, दिया गया समीकरण निकाय क्या है, संगत है, निकाय संगत है। तो ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ ये संगत है। अब संगत है तो हल भी करना है, तो हल करने के लिए ग्राफी विधि का उपयोग करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना तो कई बार हम आपको बता चुके, इसके पहले वाली वीडियो में ग्राफ खींच के दिखाए हैं। तो हम आशा करते हैं कि इन दोनों ही समीकरणों के लिए आप ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है। अब दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या यहाँ तो समपाती होंगे, दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के ऊपर, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर मिलेंगी, तो उन रेखाओं पर जो भी बिंदु होंगे वो सभी के सभी इन समीकरणों के हल होंगे। तो कोई एक बिंदु ले लेंगे और किसी भी एक बिंदु का निर्देशांक जो भुज होगा वो x का मान होगा, आज जो कोटि होगी वो y का मान होगा। अनेक हल होंगे इनके, तो उन रेखाओं पर जो भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे इन दोनों समीकरणों के हल कहलाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि पहला खंड जो है आप आलेख खींच करके आराम से हल कर सकते हैं। अब आइए सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट इसका देखिए, प्रश्न नंबर 6 का सेकंड पार्ट, प्रश्न नंबर 6 का सेकंड। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे कब संगत कब असंगत होता है समीकरण निकाय। सेकंड पार्ट इसका देखिए, लिखा है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 लिखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा। ये सेकंड क्या है, सेकंड है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3x माइनस 3y बराबर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिख लिया जाए यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है। a1 कितना है हमारा, यहाँ a1 1 है, b1 कितना है, b1 -1 है, c1 कितना है -8 है, a2 कितना है, आइए सेकेंड समीकरण में a2 3 है, b2 कितना है -3 है, c2 कितना है -16 है। अनुपात निकाल लिए जाए तीनों, a1 बटा a2 1/3 1/3 है, b1 बटा b2 निकाल लेंगे, b1 बटा b2 कितना है -1 है b1, और b2 कितना है, b2 -3 है, -1/-3 अर्थात 1/3। अब ये यहाँ देखिए c1 बटा c2 निकालिए जाए, c1 बटा c2 तो c1 -8 है और c2 -16 है।
अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 दूनी 16, ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर c1/c2, a1/a2 b1/b2 ये दो अनुपात तो आपस में बराबर हैं, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में आप क्या जानते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, और रेखाएं समांतर होती हैं, हल कोई नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय असंगत होता है, लिख देंगे। इसलिए दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय या समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण निकाय या समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, असंगत। ठीक है ना, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा असंगत। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6 का ही थर्ड को चेक कर लिया जाए। थर्ड को चेक करते हैं अभी। आइए प्रश्न नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड को चेक करते हैं, क्या है थर्ड। थर्ड में लिखा है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, 2x + y - 6 = 0। और सेकंड लिखा है 4x - 2y, 4x - 2y, 4x - 2y -4 = 0, -4 = 0, ये सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आइए लिख ले रहे हैं यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना है। यहाँ देखिए a1 बराबर कितना है, 2 है, पहले समीकरण में x का गुणांक। a2 कितना है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 है। b1 कितना है, b1 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b2 कितना है, -2 है। c1 कितना है, -6 है, c1 बराबर -6। और c2 कितना है, c2 -4 है। निकाल लिया जाए तीनों अनुपातों को। a1/a2 कितना मिलेगा, 2/4, 2/4 काट देंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 मिल जाएगा। b1/b2 कितना मिल जाएगा, b1/b2 1/-2 अर्थात -1/2, दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं। ठीक है, और c1/c2 को अगर देखा जाए, c1/c2 देखें तो -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं a1/a2 और b1/b2 यही दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं। अर्थात पहली स्थिति हमारी बनेगी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है और दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात समीकरण निकाय हमारा संगत है। लिख देंगे यहाँ, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना, अर्थात दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक हल है तो संगत। इसलिए दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण युग्म या निकाय क्या है, समीकरण निकाय क्या है, संगत है। और संगत है तो ग्राफीय विधि से आपको हल भी करना है ना, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम आशा करते हैं कि इसके आगे का काम आप स्वयं कर सकते हैं। दोनों समीकरणों के लिए ग्राफ खींच लेंगे, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु का निर्देशांक ही दोनों समीकरणों का हल होगा। तो आशा करते हैं कि इसके आगे आप स्वयं कर सकते हैं। आइए इसके अंतिम को भी चेक कर दे रहे हैं, अंतिम को भी चेक कर दिया जाए। प्रश्न नंबर 6 का चौथा खंड देखिए, लिखा 2x - 2y - 2 = 0, 2x - 2y - 2 = 0, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट है, यही है ना। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4 4 5, सेकेंड है 4x माइनस 4y माइनस 5, ठीक है ना। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए क्या है यहाँ, a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, b1 कितना है -2 है, b2 कितना है -4 है, c1 कितना है -2 है, c2 कितना है -5 है। निकाल दिया जाए अनुपात, a1 बटा a2 कितना आ जाएगा 2 बटा 4 अर्थात 1 बटा 2 आ जाएगा a1 बटा a2। b1 बटे b2 कितना हो जाएगा b1 बटे b2, b1 बटा b2 -2 अपान -4, -2 अपान -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4 अर्थात ये भी आ जाएगा 1 बटा 2। a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दोनों अनुपात बराबर हैं। c1 बटा c2 को देखते हैं, c1 बटा c2 -2 अपान -5, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये कटेगा नहीं, 2 बटे 5 आ जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और नहीं बराबर c1 बटा c2 के, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या बताया गया है आपको, ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। और जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब समीकरण निकाय असंगत है, लिख देंगे। इसलिए दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय क्या है, दिया गया समीकरण निकाय या दिया गया समीकरण युग्म असंगत है, असंगत, ठीक है ना, असंगत है। और असंगत है तो हल करना नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा असंगत। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 6 का 4th पार्ट यानी अंतिम खंड रहा। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या कहा है, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 तथा c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें तो केवल संगत और असंगत आपको बताना है, संगत और असंगत केवल आपको बता देना है। तो आइए प्रश्न नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इसका देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 का पहला खंड, प्रश्न नंबर 7 का पहला लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 5 लिखा है। इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं या 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा। सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू दिया है 7 दिया हुआ है 7। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आइए यहाँ लिख लेना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना कितना है। आइए इनको लिख लिया जाए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कितना कितना है। a1 कितना है हमारा, a1 3 है, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 2 है, b2 कितना है -3 है, c1 कितना है -5 है, c2 कितना है -7 है। निकालिए जाए तीनों अनुपात, निकाल लीजिए। a1 बटा a2 बराबर कितना मिलेगा, a1 बटा a2 देख रहे हैं 3 बटा 2 है, 3 बटा 2। b1 बटा b2 निकाल लीजिए, b1 बटा b2, b1 बटे b2 कितना है 2 बटा में -3, ठीक है ना, अर्थात ये हो जाएगा -2 बटा 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। c1 बटा c2 भी निकाल लीजिए, c1 बटा c2 -5 अपान -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 5 अपान 7 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 जो अनुपात हैं, फर्स्ट 2 रेशियो जो है a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, अर्थात यही स्थिति हमारी बनेगी चूँकि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है ना।
A1 बटा A2 B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है और दोनों समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात दिया गया समीकरण निकाय हमारा संगत होता है। लिख देंगे इसलिए दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण युग्म क्या है, दिया गया समीकरण युग्म हमारा क्या है, संगत है, संगत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संगत, ठीक है ना, इसका आंसर हमारा संगत हो जाएगा। अब आइए सेकंड को देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका, प्रश्न नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, प्रश्न नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए, दूसरा खंड, प्रश्न नंबर 7 का दूसरा खंड देखिए, लिखा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y अब बराबर 8 लिखा हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 8, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड का लिखा है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, 9 को इधर कर लेंगे तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब लिख लिया जाए A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है, A1 कितना है हमारा 2 है, A2 कितना है 4 है, B1 कितना है -3, B2 -6, C1 -8, C2 -9। रेशियो निकाल दिया जाए A1 बटा A2 2/4, 2/4 का मतलब ये 1/2 हो जाएगा। B1 बटा B2 -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। और C1 बटा C2 -8/-9, माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 8/9 बचेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों अनुपात तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं तो असंगत लिख देंगे। इसलिए दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय क्या होगा, असंगत है, दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा असंगत, ठीक है ना, असंगत। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7 का ही थर्ड भी चेक कर ले रहे हैं, थर्ड भी चेक कर ले रहे हैं। तीसरा खंड इसका देखिए, तीसरा खंड, ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का थर्ड पार्ट, प्रश्न नंबर 7 का थर्ड क्या लिखा है, 3/2x, 3/2x लिखा है, प्लस 5/3y लिखा है, 5/3y अब बराबर लिखा हुआ है 7, बराबर 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो 7 को हम इधर ला देंगे बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड को देखते हैं, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना दिया है, इज इक्वल टू दिया है 14 दिया हुआ है, 14 को इधर ला देंगे बाएं तरफ, 14 को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आइए लिख लिया जाए, A1 कितना है हमारा, A1 3/2 है, 3/2 है A1, A2 कितना है 9, B1 कितना है 5/3, B2 कितना है -10, C1 कितना है -7 और C2 कितना है -14 है, -14 है। अनुपात निकाल दिया जाए, A1/A2 अर्थात 3/2
3/2 इसके बटा 9, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 3/2 गुणे 9। 3 से काट देंगे 9 को, 3 से 9 को काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2/3 6 बचेगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/6। b1/b2 निकाल लिया जाए, b1/b2 5/3 इसके बटा -10 बराबर ये हो जाएगा 5/3 गुणते -10। 5 से -10 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, -2 बार में कट जाएगा, अर्थात ये हमारा आ जाएगा -1/6 आ जाएगा। और ये देखिए C1/C2 -7/-14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, अर्थात ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 जो रेशियो हैं, प्रथम 2 अनुपात हैं, A1/A2 और B1/B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यही दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं, इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का एक हल होगा ना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी ना, और ऐसी स्थिति में समीकरण निकाय संगत होता है, तो लिख देंगे इसलिए दिया गया समीकरण निकाय या समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा संगत। ठीक है ना, संगत। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 का थर्ड पार्ट। अब आइए फोर्थ को भी देख ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 7 का चौथा खंड। प्रश्न नंबर 7 का चौथा खंड देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 7 का चौथा खंड क्या है, समीकरण हम लिख दे रहे हैं, लिखा है 5x - 3y = 11। 5x - 3y = 11। 11 को पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 5x - 3y - 11 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। सेकंड इसका दिया है -10x + 6y, -10x + 6y लिखा है। अब बराबर कितना लिखा है, -22 लिखा है, -22 को पक्षांतर कर लेंगे, इधर ला देंगे, -10x + 6y +22 = 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। लिख लिया जाए यहाँ पर A1 कितना है हमारा 5 है, A2 कितना है -10, B1 कितना है -3, B2 कितना है 6 है, C1 -11 है और C2 -22 है। निकाल दिया जाए रेशियो। A1/A2 = 5/-10, माइनस में आएगा, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, -1/2 आ जाएगा। B1/B2 कितना आएगा, -3/6, ये भी माइनस में, 3 कम 3 दूनी 6, -1/2 आ जाएगा। C1/C2 -11/22, ये भी माइनस में आएगा, और 11 कम 11 दूनी 22, -1/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों ही रेशियो आपस में बराबर हैं, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। आज जब तीनों अनुपात बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं, यानी दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समपाती होती हैं, अनेक हल होते हैं, तो संगत। इसलिए लिख देंगे, इसलिए दिया गया समीकरण निकाय या दिया गया समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा संगत। ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 7 का अंतिम पार्ट, यानी ये चौथा खंड रहा, प्रश्न नंबर 7 का चौथा खंड। तो आज की वीडियो बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी प्रश्न नंबर 8 के साथ, यानी अगली वीडियो में हम प्रश्न नंबर, इसी प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 8 से आपको बताना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।